आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, सर्वांगसम त्रिभुज। बहुत सारे बच्चे इसको समझ नहीं पाते। लगभग 50% बच्चों की समझ में नहीं आता ये कि सर्वांगसम त्रिभुज क्या होते हैं या कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल क्या होता है। इसका रीज़न ये है कि उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो उसको समझ नहीं पाते। तो आज सबसे पहले हम व्हाट इज़ द कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, सर्वांगसम त्रिभुज होता क्या है, पहले इसको समझेंगे। तो इसी पे फोकस करेंगे। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल को समझने के लिए दो चीज़ें समझनी होंगी, और वो है शेप एंड साइज। किसी भी चीज़ का आकार एवं आकृति, शेप एंड साइज। तो शेप, आकार एवं आकृति। तो शेप एंड साइज को समझने के लिए यहाँ पे मैंने दो सर्किल बनाए। एक सर्किल ये है और एक सर्किल ये है। तो देखते ही पता चल रहा है कि ये बड़ा सर्किल है, ये छोटा सर्किल है, यानी कि इसका साइज बड़ा है और इसका साइज छोटा है। अच्छा, शेप दोनों का एक जैसा है। शेप का मतलब होता है आकृति, दिखने में कैसे लग रहा है। तो दिखने में दोनों एक जैसे होते हैं। सारे के सारे सर्किल दिखने में एक जैसे होते हैं, यानी कि उनका शेप जो होता है वो एक जैसा होता है। कोई फ़र्क नहीं होता शेप में। साइज़ का फ़र्क होता है सर्किलों में। तो जितने भी सर्किल होते हैं उनका शेप एक जैसा होता है, साइज़ अलग अलग होता है। ठीक, तो शेप और साइज़ आ रहा है ना समझ में। शेप क्या होता है और साइज़ क्या होता है। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इस डायग्राम में मैंने 3 स्क्वायर बना रखे हैं, वर्ग। इस डायग्राम में 3 स्क्वायर्स हैं। ये सबसे छोटा सबसे अंदर है, उसके बाद दूसरे नंबर का और ये तीसरे नंबर का। तो जितने भी स्क्वायर होते हैं वो देखने में एक जैसे लगते हैं। तो यानी कि उनका शेप जो है एक जैसा होता है, लेकिन उनका साइज़ अलग अलग हो सकता है। तो जैसे यहाँ पे इनका साइज़ अलग अलग है। तो ये शेप और साइज़। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं शेप और। यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों को। इन आर्टिकलों का जो शेप है वो एक जैसा है, लेकिन साइज़ सबका अलग अलग है। तो शेप सेम है लेकिन डिफरेंट साइज़ है। तो शेप और साइज़ में हमको सबसे पहले अंतर सीखना होगा कि शेप क्या होता है और साइज़ क्या होता है। इसको सीखने के बाद अब हम फिर से अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्रायंगल। तो किसी भी ट्रायंगल के 6 पार्ट होते हैं। ट्रायंगल इसके होते हैं 6 पार्ट्स। कौन कौन से होते हैं 6 पार्ट्स? 3 साइड्स होती हैं इसमें और 3 एंगल्स। कोई भी ट्रायंगल होता है उसमें 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। तो कुल मिला के जो है 6 पार्ट्स बनाते हैं। तो जो साइड्स होती हैं ये तो उसके साइज़ को डिसाइड करती हैं कि ट्रायंगल छोटा होगा या बड़ा होगा। और जो 3 एंगल्स होते हैं ये जो है उसके किसको डिसाइड करते हैं? शेप को, कि ट्रायंगल दिखने में कैसा होगा। आ रहा समझ में? एक बार फिर से, जो साइड्स होती हैं वो तो डिसाइड करती हैं कि ट्रायंगल के साइज़ को, कि ट्रायंगल बड़ा होगा छोटा होगा। भाई बड़ी साइड्स होंगी तो बड़ा होगा ट्रायंगल, सीधी सी बात है। तो साइड जो है किसको डिसाइड करती है? उसके शेप साइज़ को। और जो एंगल्स होते हैं वो उसके शेप को डिसाइड करते हैं कि ट्रायंगल जो है दिखने में कैसे होगा। एक दो कुछ डायग्राम बना करके मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे 3 ट्रायंगल बना रखे हैं, 1 2 3। ये डिफरेंट शेप और डिफरेंट साइज़ के हैं। ये तीनों में से कोई भी तुम्हें दिखने में एक जैसा नहीं लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि तीनों के जो साइज़ हैं वो भी अलग अलग है सबके। क्यों है साइज़ अलग अलग? क्योंकि साइडें सबकी अलग अलग हैं। तो साइडें अलग होने की वजह से इनके साइज़ अलग अलग हैं, और एंगल अलग अलग होने की वजह से इनके शेप अलग अलग हैं। अब फिर से आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल क्या होते हैं या सर्वांगसम त्रिभुज क्या होते हैं। देखो, हिंदी वालों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्वांगसम त्रिभुज, सर्वांगसम का मतलब होता है कि जिसके सारे अंग समान हो।
और कितने अंग थे इस ट्रायंगल के? 6। इसका मतलब ये हुआ कि जिस ट्रायंगल की 3 साइडें और 3 एंगल किसी दूसरे ट्रायंगल की 3 साइडें और 3 एंगल के बराबर होती हैं तो वो आपस में ट्रायंगल जो है कैसे हो जाते हैं? सर्वांगसम हो जाते हैं, यानी कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। सिंपल आ रहा है ना समझ? तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? जब पहले ट्रायंगल की तीनों साइडें और तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइडें और तीनों एंगल के बराबर हो जाती है तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। सिंपल। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको भी। इसको नाम दे देते हैं ABC और ये वाला है PQ एंड R। ये फर्स्ट ट्रायंगल है और ये सेकंड ट्रायंगल है। तो अगर पहले ट्रायंगल की मान लीजिए ये वाली साइड दूसरे वाली ट्रायंगल की इस वाली साइड के इक्वल है, इसकी ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है और इसकी जो थर्ड साइड है मान लीजिए इसके थर्ड साइड के इक्वल है, तो मान लीजिए कि ये वाला जो एंगल है इसका, एक डॉट से दिखा रहा हूँ मैं इसको, वो इसके इस वाले एंगल के इक्वल है और जो इसका दूसरा एंगल है ये वाला 2 डॉट से दिखा रखा है इसको, ये इसके इस वाले एंगल के इक्वल है और ये जो थर्ड वाला एंगल है इसको 3 डॉट से दिखा रहे हैं वो इसके इक्वल हो गया। तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये ट्रायंगल क्यों कॉन्ग्रुएंट हुए? ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल PQR के। क्यों? क्योंकि इसकी तीनों साइड है, इसकी तीनों साइडों के इक्वल है और जो तीनों एंगल है इसके वो भी इक्वल है, तो इसलिए जो है ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो गया मैथमेटिकल लैंग्वेज में कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के। ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है ये वाला। इतना तो समझ में आ गया होगा कि कब हम 2 ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। ठीक है। अब अभी मैं कह रहा था ना कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल को समझने में क्यों प्रॉब्लम होती है। इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट। तो अब हम क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट पे फोकस करेंगे और यकीन मानिए अगर ये क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट वाला कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों की समझ में आ गया तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल तुम्हें जो है सबसे आसान लगेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम पढ़ने वाले हैं क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इसके लिए मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ। तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल बना दिए मैंने। मान लीजिए ये मान लो कि ये कॉन्ग्रुएंट है। मान लीजिए कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के। मान लीजिए कि ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है और क्योंकि हम क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को समझ रहे हैं तो जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स होती हैं किसी भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की वो एंगल के बेस पे निकाली जाती हैं। तो हमें इसके एंगल मालूम होने चाहिए पहले। तो मान लीजिए ये वाला एंगल 90 डिग्री है, इसका ये वाला एंगल 60 डिग्री है और यहाँ पे ये 30 डिग्री है। ऐसे ही इसका ये वाला एंगल मान लो 90 डिग्री है, यहाँ पे ये वाला एंगल 60 डिग्री है और ये वाला एंगल 30 डिग्री है। तो अब हमें AB की क्रॉसपॉन्डिंग साइड देखनी है PQ में क्या है। तो हम देखते हैं कि AB जो साइड है वो 90 और 60 इन 2 एंगलों के बीच में। तो यहाँ देखेंगे 90 और 60 के बीच में कौन है, तो ये है 90 और 60। तो AB की जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड होगी, AB की जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड है वो कौन है, 90 और 60 है। तो यहाँ से भी 90 और 60 RP, तो यहाँ पे लिखेंगे RP। अच्छा PR भी नहीं लिख सकते, RP लिखा करो, ये बहुत ही अच्छा तरीका है। मैंने बता दिया बस, अगर ये क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल सीख जाओगे तो समझ लेना कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल खत्म, कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। तो AB की क्रॉसपॉन्डिंग साइड हो गई RP। अब मान लीजिए BC की निकालनी है। BC की क्रॉसपॉन्डिंग साइड क्या होगी, तो BC की जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड होगी, BC किन 2 एंगलों के बीच में है, BC साइड 60 और 30। तो यहाँ से देखो 60 और 30 के लिए कौन है, 60 और 30, तो क्या लिखेंगे इसको PQ। तो PQ लिखेंगे, यहाँ पे आ गया PQ। ऐसी जो नेक्स्ट AB हो गई, BC हो गई, CA या AC। तो AC की जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड होगी AC 90 30, तो यहाँ पे 90 और 30 के बीच में कौन है, RQ। तो इसको लिखेंगे RQ, ऐसे करके लिख देते हैं। तो ये हमने क्रॉसपॉन्डिंग साइडें लिख दी हैं इसकी। क्रॉसपॉन्डिंग जो साइडें होती हैं वो एंगल के बेस पे लिखी जाती है।
एंगल के हिसाब से। तो इसका वैसे तो एक ही एग्जांपल काफ़ी था, पर मैं चाहता हूँ कि अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, तो इसलिए एक दूसरा एग्जांपल भी ले रहे हैं। तो यहाँ पे फिर से दो ट्रायंगल हैं ABC और PQR। तो ABC के जो एंगल हैं वो 120, 25 और 35 हैं, और PQR के भी एंगल सेम है 25, 35 और 120। फिर से ये मान के चलो कि ये ट्रायंगल जो है कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं, और एंगल के बेस पे हम क्रॉसपॉन्डिंग साइडों को निकाल रहे हैं, जैसे कि हमने इससे पहले वाले एग्जांपल में किया था। तो AC की जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड होगी वो कौन सी होगी, AC की क्रॉसपॉन्डिंग साइड। तो AC को हम देखते हैं ये 120 और 35 एंगलों के बीच में है, तो यहाँ 120 और 35 के बीच में जो है PR है, तो AC की क्रॉसपॉन्डिंग साइड हो गई PR। ऐसी AC के बाद AB को ले लिया, AB की क्रॉसपॉन्डिंग साइड क्या होगी, तो 120 और 25, तो यहाँ पे 120 और 25 यानी कि PQ को ले लिया। ऐसे ही BC की जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड होगी BC 25 और 35, तो 25 और 35 क्या हो जाएगा, QR। अच्छा, अगर हम यहाँ से BC के बजाय CB लेते 35, 25, तो यहाँ से भी 35, 25 RQ आ जाता। तो इस तरीके से लेते हैं। तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स एंगलों के बेस पे निकाली जाती है, ये समझ में आ गया होगा। अब हम क्रॉसपॉन्डिंग एंगल निकालेंगे साइड के बेस पे, तो इसको देखते हैं। यहाँ पे फिर से दो ट्रायंगल दिखाए गए हैं ABC और PQR। मान लीजिए कि इनकी जो साइडें हैं, देखो पहले क्या हुआ था, पहले हमें एंगल दे रखे थे तो हमने क्रॉसपॉन्डिंग साइड निकाली। अब हमारे पास यहाँ पे साइडें रहेंगी, साइडों की वैल्यूज़ हमें मालूम रहेगी, उसके बेस पे हम क्रॉसपॉन्डिंग एंगल निकालेंगे। तो मान लीजिए कि 3, 4, 5 है, ये वाली जो साइड है इसकी ये 3 है, ये वाली साइड इसकी 4 है, और ये वाली साइड 5 है। ऐसी इसकी ये वाली साइड 5 है, और ये वाली साइड 3 है, और ये वाली साइड 4 है। अब हम क्रॉसपॉन्डिंग एंगल निकालेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए इस वाले क्रॉसपॉन्डिंग एंगल को लिख रहे हैं हम, कौन से, RPQ को। तो एंगल RPQ का जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होगा वो कौन सा होगा, तो RPQ जो है, RPQ ये 4 और 3 वाली साइड के बीच का एंगल है, ये 4 और 3 की। तो यहाँ पे 4 और 3 की साइड का ये वाला है, तो इस वाले एंगल को हम लिखेंगे CAB, एंगल CAB, एंगल CAB। BAC मत लिखना, एंगल BAC नहीं लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, CAB। 4 वाली से ही स्टार्ट करेंगे, यहाँ 4 वाली से स्टार्ट हुआ था, 4 वाली से स्टार्ट हुआ था RPQ, तो इधर भी 4 वाली से स्टार्ट करेंगे, तो CAB लिखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट एंगल ये वाला हो गया एंगल नंबर 1। इसका मतलब एंगल नंबर 1 इस वाले एंगल नंबर 1 का क्रॉसपॉन्डिंग है, किसका, इस वाले का, क्योंकि ये 3 और 4 के बीच का एंगल है। ऐसे अब 3 और 5 के बीच, 3 और 5 साइड के बीच का एंगल Q है, तो PQR, एंगल PQR ये किसका क्रॉसपॉन्डिंग होगा, PQR का क्रॉसपॉन्डिंग एंगल जो होगा 3 और 5 वाला, तो 3 और 5 के बीच में कौन है, ABC, तो इसको लिखेंगे एंगल ABC, एंगल ABC हो गया। इसी तरह से जो नेक्स्ट बच गया अब हमारे पास, P हो गया, Q हो गया, अब R, ये वाला एंगल, ये 4 और 5 के बीच में है, इसको लिखेंगे PRQ, एंगल PRQ। ये किसका क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, PRQ का क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा इधर, तो 4 और 5 के बीच में, तो 4 और 5 के बीच में यहाँ एंगल C है, तो ACB, ये जाएगा एंगल ACB। तो इस तरीके से जब हमें साइडें दी हुई होती हैं तो हम उनके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल निकाल सकते हैं। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं ताकि और अच्छी तरीके से समझ में आए। तो यहाँ पे फिर से दो ट्रायंगल बना रखे हैं, एक है ABC और दूसरा PQR। इनकी जो साइडें हैं वो है XYZ, और इसकी भी जो साइड है वो XYZ है। इनके बेस पे जो है हम इसके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे से स्टार्ट करते हैं, इसको हम निकाल रहे हैं सबसे पहले इस वाले एंगल के लिए इसका क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये वाला जो एंगल A है ये साइड Y और Z के बीच में है,
तो यहाँ साइड y और z के बीच में कौन सा एंगल है, ये वाला। तो इस एंगल का क्रॉसपॉन्डिंग एंगल ये है, इसको 1 लिखते हैं तो इसको भी 1 लिखते हैं, यानी कि 1 1 वाला जो है इसका क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हो गया। ऐसे ही दूसरा मान लीजिए ये वाला, इसका दिखाना है, इसका निकालना है हमको कि एंगल नंबर 2 जो कि z और x के बीच में बना हुआ है उसका क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कौन है। तो यहाँ z और x के बीच में कौन है, ये। तो एंगल नंबर 2 का क्रॉसपॉन्डिंग हो गया। ऐसे ये जो बच गया 3, ये थर्ड वाला जो एंगल है ये x और y के बीच में बना हुआ है। तो मान लीजिए ये थर्ड है, तो x और y के बीच में कौन सा बना हुआ है, x और y के बीच में ये बना हुआ है, तो ये थर्ड हो गया। तो इस तरीके से जो है ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल अब हम आराम से निकाल सकते हैं। अगर इनको लिखना हो तो लिखेंगे कैसे, सबसे पहले एंगल BAC, क्योंकि ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो हम इनको इक्वल भी लिख सकते हैं, इक्वल होता है कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल हो गया एंगल। तो एंगल BAC इक्वल है किसके, तो ये है। तो BAC कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, y वाली साइड से, तो इसको y वाली साइड से लिखेंगे RQP, एंगल RQP। देखो एक बार फिर से बता रहा हूँ, इसको RQP लिखेंगे, इसको PQR नहीं लिख सकते, गलत होगा वो। मतलब यही बेस्ट मेथड है, इसी तरीके से लिखना सीखना है हमको। नंबर 2 जो एंगल है ACB लिख दिया उसको, एंगल ACB। तो कहाँ से स्टार्ट किया था ACB, Z वाली साइड से। तो Z वाली साइड से और X वाली साइड, तो Z वाली साइड QPR, एंगल QPR। Z वाली साइड से स्टार्ट करा और X वाली साइड पे ख़त्म कर दिया। अब एक लास्ट रह गया थर्ड वाला, एंगल नंबर 3 को मैं यहाँ से लिख रहा हूँ CBA, एंगल CBA। तो CBA X है और Y, तो यहाँ X और Y, तो PRQ, तो एंगल PRQ। तो इस तरीके से हमने फिर से एक बार इसकी क्रॉसपॉन्डिंग साइडों के बेस पे हमने इसके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स लिख दिए हैं। तो इस तरीके से ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल और क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जो हमने अलग अलग सीखा। अभी कुछ एग्जांपल हम ऐसे लेंगे जिसमें दोनों को एक साथ देखेंगे, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल को भी और क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स को भी, क्योंकि ये क्रॉसपॉन्डिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है। अब मान लीजिए कि आपको दे रखा है कि ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR के कॉन्ग्रेंट है, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल PQR के, और यहाँ पे एक डायग्राम भी है। ये हो गया हमारा ABC और यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल हो गया हमारा PQ और R, ABC और PQR। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो साइड AB है वो साइड PQ के इक्वल है, AB इज इक्वल टू PQ। जो दूसरी साइड है BC किसके इक्वल होगी, QR के, तो BC इज इक्वल टू QR। और जो तीसरी साइड है AC, यहाँ से A और C, AC जो है वो किसके इक्वल होगी, PR के इक्वल होगी। अगर जब दिया हुआ रहता है तो ये रूल है कि आपको क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स के साथ क्रॉसपॉन्डिंग साइड ही लिखना है। तो अगर ऐसा दे रखा है उन्होंने कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल PQR के, तो इसका मतलब समझ लेना कि AB साइड जो है PQ के इक्वल है, BC जो है QR के इक्वल है और AC जो है PR के इक्वल है। कुछ भी पकड़ोगे यहाँ से, अगर यहाँ से तुम ऐसे लिखोगे CA, तो यहाँ से जो है RP, CA किसके इक्वल हो जाएगी, RP के। यहाँ से अगर CB लिखोगे तो यहाँ से RQ लिखोगे कि CB इज इक्वल टू RQ। तो इस तरीके से लिखा जाता है। ऐसी एंगलों को अगर हम देखें तो यहाँ पे जो A एंगल होगा, ये वाला A एंगल P के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। एंगल B जो है वो एंगल Q के इक्वल होगा, इसको एंगल B एंगल Q के इक्वल होगा। ऐसे जो थर्ड एंगल है एंगल C, ये वाला 1 2 3, वो जो है एंगल R के इक्वल होगा। अगर दे रखा होगा, अगर लिखा हुआ है उसमें कि ABC कॉन्ग्रेंट है PQR के, तो इसी तरीके से लिखा जाता है और हमें भी इसी तरीके से लिखना है। क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट के साथ हमेशा क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट आना चाहिए। अगर हम इनको, ये तो ऐसे लिखा हुआ हमने कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, इसी को हम एंगल A इज इक्वल टू एंगल P को कैसे लिख सकते थे, BAC करके। इसको लिखा जा सकता था एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल QPR, BAC QPR, एंगल QPR। इसी को अगर ऐसे लिखा रहता CAB करके, तो हम क्या लिखते हैं इसको, एंगल RPQ, ऐसे करके लिखना पड़ता हमको।
इसी तरीके से हम बी और सी एंगलों को भी लिख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्रॉस पॉइंटिंग वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी की समझ में नहीं आया तो कमेंट्स बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी समस्याओं का समाधान करने की, और आपके जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उनका आंसर देने की। तो फिलहाल इसमें इतना ही। धन्यवाद।